तो चूँकि डिफरेंट तरह का रॉ मटेरियल होता है, तो उसमें उसको उसको डिफरेंट तरह की जो प्री ट्रीटमेंट्स चाहिए होती हैं वो परफॉर्म करने के बाद जो वूलन रूट है उसमें मटेरियल को हम कार्ड को फीड कर देते हैं। कार्ड को फीडिंग दोनों तरीक़ों से हो सकती है, शूट फीड सिस्टम के ज़रिए से भी हो सकती है और हॉपर फीडर्स जिनमें वे पैन लगे हुए हैं, जिसमें फाइबर्स मटेरियल को वे करके हम कार्ड को फीड कर सकें, दोनों तरीक़ों से हम कर सकते हैं। अगर हॉपर फीडर के ज़रिए से फीडिंग हो रही हो तो हॉपर फीडर की 2 या 2 से ज़्यादा बिन्स भी हो सकती हैं, जिसमें अगेन ब्लेंडिंग ऑफ द फाइबर्स भी पॉसिबल है। वूलन कार्ड जो होते हैं इसमें जैसे कि हमने वर्स्टेड कार्ड में में डिस्कस किया था कि जो कार्ड का मेन सिलेंडर होता है उसके ऊपर वर्कर और स्ट्रिपर रोलर का पेयर या इनका कम्बिनेशन होता है जो कि कार्डिंग एक्शन के लिए यूज़ होता है। और इस पेयर ऑफ रोलर के ज़रिए से ना सिर्फ ये कि फ़ाइबर ओपनिंग होती है बल्कि ओरिएंटेशन भी होती है और फाइबर ब्लेंडिंग भी होती है। और ब्लेंडिंग को हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि चूँकि फ़ाइबर्स इस पेयर ऑफ रोलर्स के ऊपर कई दफ़ा घूमते हैं, नंबर ऑफ पैसेजेस लेते हैं, जिसकी वजह से जो पहले से मौजूद फ़ाइबर्स होते हैं उनके साथ न्यू फीड होने वाले फ़ाइबर्स भी आके मिलते हैं। तो इस तरीके से पहले से मौजूद फ़ाइबर्स की न्यू आने वाले फ़ाइबर्स के साथ ब्लेंडिंग होती है। तो इस तरीके से ये पेयर ऑफ रोलर जो है अपनी स्विफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन में जब वर्क करता है तो फाइबर्स की ब्लेंडिंग भी इस रीजन में होती है। वुलन कार्ड की प्रोडक्शन 227 या इस रेंज में किलोग्राम पर आवर तक हो सकती है। स्विफ्ट की स्पीड 200 आरपीएम होती है। वर्कर और जो स्ट्रिपर है इनका डायामीटर अबाउट 8 इंचज़ वर्कर रोलर का डायामीटर ज़्यादा होता है और स्ट्रिपर रोलर का कम होता है। स्विफ्ट का जो डायामीटर है वो 5 फीट या 1.5 मीटर तक होता है। जो वुलन कार्डिंग है इस कार्ड के 2 हिस्से होते हैं। हमने अभी शुरू में जब वुलन कार्डिंग का रूट देखा तो इसमें हमने देखा कि कार्ड के बाद डायरेक्ट स्पिनिंग या रिंग फ्रेम आता है, यानी कार्ड से हमें जो प्रोडक्ट मिलती है उसको डायरेक्ट हम रिंग स्पिनिंग के ऊपर ले जाकर उसकी स्पिनिंग कर लेते हैं। तो दैट मीन्स कि कार्ड के बाद चूँकि डायरेक्ट स्पिनिंग का डिपार्टमेंट आ रहा है, डायरेक्ट यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि कार्ड के ऊपर जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट को हमें कोशिश करके मैक्सिमम पॉसिबल हद तक उसकी इवनिंग को इंश्योर करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि कार्ड ही वो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हमने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हमें जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिले उसके अंदर इवननेस मैक्सिमम पॉसिबल हद तक हो। तो उस मैक्सिमम पॉसिबल हद तक इवननेस लाने के लिए उस प्रोडक्ट में जो कार्ड हमें देता है, कार्डिंग का जो सेक्शन है वुलन का वो वर्स्टेड से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। इस वुलन कार्ड के फिर 2 हिस्से बन जाते हैं। एक यानी कि 2 कार्डिंग यूनिट होते हैं, एक ब्रेकर कार्ड होता है, एक फिनिशर कार्ड होता है। तो जो मल्टीपल जो कार्ड्स होते हैं यानी कि मोर देन 1 कार्ड्स के जो यूनिट्स होते हैं उनका मकसद ये होता है कि चूँकि कार्ड का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो स्लाइवर दे, और अभी हमने देखा जो पेयर ऑफ वर्कर और स्ट्रिपर रोलर है वो ना सिर्फ ये कि ओपनिंग करता है बल्कि वो ब्लेंडिंग भी करता है, वो ओरिएंटेशन भी फाइबर्स की करता है। तो कार्ड के 2 या 2 से 1 से ज़्यादा कार्डिंग यूनिट देने का मकसद ये है कि इस प्रोसेस को थोड़ा लेंथी किया जाए ताकि जो प्रोडक्ट हमें मिले उसमें इवननेस ज़्यादा हो, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ कार्ड के बाद डायरेक्टली जो मटेरियल हमें मिलेगा उसने स्पिन हो जाना है, उसका यान बन जाना है। तो जो भी इवननेस लानी है, जो भी इम्प्रूवमेंट लानी है वो कार्डिंग सेक्शन में ही लानी है। तो इस वजह से इसका जो वुलन कार्डिंग है वो वर्स्टेड से भी लेंथी होती है। ये एक सेक्शन है, ये ब्रेकर कार्ड दिखाया गया है, यानी कि 2 कार्डिंग यूनिट इस्तेमाल होते हैं। पहले कार्डिंग यूनिट को ब्रेकर कहते हैं और दूसरे को फिनिशर कहते हैं। तो जो ब्रेकर कार्ड है उसको टेक्निकल उसका नाम स्क्रिबलर है। इसमें हम देख सकते हैं कि फीड आ रही है फाइबर्स की जो प्रीवियस डिपार्टमेंट है, इसमें हमने मुख्तलिफ मटेरियल्स को अगर ब्लेंड किया है या उनको ओपन किया है डिफरेंट ओपनर्स के ज़रिए से, तो वहाँ से मटेरियल कार्ड की फीड के ऊपर आ रहा है और कार्ड की फीड के बाद ये एक टेकर इन है जो कि नॉर्मल हमने कॉटन कार्ड में भी पढ़ा था। इसके ज़रिए से आगे एक ब्रेस्ट रोलर है जिसके ऊपर फर्दर
पेयर ऑफ वर्कर और स्ट्रिपर रोलर हैं, वहाँ से मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र रोल के ज़रिए से मेन स्विफ्ट को जाता है और स्विफ्ट के आगे डिलीवरी रोल या ड्रॉपिंग रोल लगा हुआ है। ये जो डिलीवरी रोलर है ये फीड देता है फर्दर आगे नेक्स्ट कार्डिंग यूनिट को। इससे आगे स्लाइवर नहीं बनता, बल्कि ये जो वेब इसके ऊपर होती है उस वेब का स्लाइवर बनाने की बजाय उस वेब को एसच आगे अगले कार्डिंग यूनिट में ट्रांसफ़र कर देता है। अब इस कार्डिंग यूनिट और नेक्स्ट कार्डिंग यूनिट के दरमियान क्रशिंग रोलर्स भी होता है। तो यानी कि जो वेब इस डिलीवरी रोल से मिलती है वो जब क्रशिंग रोलर में से गुजरती है तो जो वेजिटेबल मैटर होता है वो क्रश हो जाता है और क्रश बन के पाउडर फॉर्म में आ जाता है और वो इजीली नेक्स्ट कार्डिंग यूनिट में जाने से पहले ड्रॉप आउट हो जाता है। अब नेक्स्ट कार्डिंग यूनिट जो इस कार्डिंग यूनिट से मिलता जुलता होगा उसके दरमियान में जो यहाँ से वेब मिली है उस वेब को एक लेटस के ऊपर उसकी क्रॉस लैपर के ज़रिए से उसकी क्रॉस लैपिंग की जाती है, यानी कि क्रॉस फॉर्म में उसको डाला जाता है। तो इस लैब की क्रॉसिंग करने का मकसद ये होता है कि जो नेक्स्ट कार्डिंग यूनिट है उसको जो वेब हम फीड करें तो उस वेब में अगर क्रॉस डायरेक्शन में अगर कोई वेरिएशन है तो उस वेरिएशन को हम इस क्रॉस क्लैपर के ज़रिए से इसकी क्रॉसिंग करके अक्रॉस डायरेक्शन में उसकी वेरिएशन को कम कर दें। तो ये जो अजाफी क्रॉस लैपिंग हम करते हैं इसका मकसद ये होता है कि अगले कार्डिंग यूनिट के बाद जो हमें वेब मिले वो बहुत ज़्यादा इवन हो, क्योंकि हमें पता है कि हमने इस कार्ड के बाद जो प्रोडक्ट बनानी है उसको स्लबिंग कहते हैं और स्लबिंग जितनी ज़्यादा इवन होगी उतनी ही इवन होगी जितनी के उसके पीछे जो वेब आ रही है वो इवन होगी। तो उस वेब को ज़्यादा से ज़्यादा इवन बनाने के लिए, उसमें वेरिएशन कम करने के लिए जो प्रीवियस कार्डिंग यूनिट है उससे मिलने वाली वेब को हम क्रॉस डायरेक्शन में उसको लेआउट करते हैं और ले करके उसको नेक्स्ट कार्डिंग यूनिट को फीड करते हैं, ताकि ये जो जिगजैग मैनर में हम फीड करते हैं इसके बाद इसकी क्रॉस डायरेक्शन में अगर कोई वेरिएशन हो तो उसमें इवननेस की पॉसिबिलिटी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कार्डिंग यूनिट है जिसको फिनिशर कार्ड कहते हैं या उसको कार्डर कहते हैं, ये उसका स्केच दिया गया है कि प्रीवियस कार्ड से जो हमारे पास क्रॉस्ड लैप आ रही है वो यहाँ से फीड होती है। उसके बाद इस कार्डिंग यूनिट में एक की बजाय दो स्विफ्ट हैं, मल्टीपल स्विफ्ट हो सकते हैं। तो हर स्विफ्ट के ऊपर पेयर ऑफ वर्कर और स्ट्रिपर रोलर है जो कि वही काम करता है जो कॉटन कार्ड के मामले में यहाँ पे फ्लैट्स करती थी कि फ्लैट्स और स्विफ्ट सिलेंडर के दरमियान जो एक्शन होता था उसमें हमें फाइबर टू फाइबर ओपनिंग मिलती थी, और यहाँ पे वही काम स्विफ्ट या सिलेंडर और ये पेयर ऑफ वर्कर और स्ट्रिपर रोलर कर रहे हैं। इसके बाद पहले सिलेंडर के बाद ये ट्रांसफ़र रोल है जो कि इसकी जो वेब आउटपुट है उसको नेक्स्ट स्विफ्ट को ट्रांसफ़र करते हैं और नेक्स्ट स्विफ्ट के ऊपर फिर ये फैंसी रोल का हमने ये रोल पढ़ा था फैंसी रोलर का, कि क्योंकि इस जो लास्ट पेयर होता है उसके बाद जो स्विफ्ट की या सिलेंडर की क्लोदिंग होती है उसमें फाइबर्स बड़े डीपली पेनिट्रेट कर जाते हैं और उनको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो फैंसी रोल होता है वो उसकी वायर्स के ज़रिए से अपनी वायर्स के ज़रिए से सिलेंडर की वायर में से फाइबर्स को दोबारा टॉप पे लाता है ताकि डॉफर की जो क्लोदिंग है वो इस वेब को आसानी से टॉप कर ले। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन दोनों कार्डिंग यूनिट में एक काफ़ी लंबी सीरीज़ ऑफ वर्कर और स्ट्रिपर रोलर की थी, यहाँ पे भी हमें नज़र आ रही है और पीछे जो हमने पहला कार्डिंग यूनिट था उसमें भी था। तो इतने ज़्यादा पेयर ऑफ वर्कर और स्ट्रिपर रोलर में से गुजरने के बाद हमारे पास जो आउटपुट मिलती है वो काफ़ी हद तक इंडिविजुअल फाइबर लेवल की हद तक ओपन हो चुकी होती है और उसकी इवननेस भी हम इम्प्रूव कर देते हैं क्रॉस लैपिंग के ज़रिए से और डबलिंग के ज़रिए से। जो वायर प्रोफाइल्स होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। 60 वायर प्रोफाइल्स हमने लैब में भी देखी हुई हैं और उसके अलावा हमने उनको थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल वायर्स हैं जो स्विफ्ट और सिलेंडर की सरफेस पे हो सकती हैं वो इस तरह की होती हैं। ज़्यादातर 60 यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो फ्लेक्सिबल वायर्स होती हैं वो एंगल्ड वायर्स होती हैं जो एक फ्लेक्सिबल बेस में जो किसी बेस में एम्बेड होती हैं। तो इसमें जो एंगल बीटा या एंगल अल्फ़ा होते हैं ये फाइबर्स को अटैक करने में इनका रोल अहम होता है। इस एंगल के साथ साथ इन वायर की जो प्रोफाइल है उनका क्रॉस सेक्शन कैसा है
और उनकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी भी फाइबर ओपनिंग के लिए अहम होती है। अब कार्ड से जो हमें वेब मिलती है वो वेब टेप कंडेंसर को डिलीवर की जाती है। टेप कंडेंसर क्या होता है? टेप कंडेंसर का बेसिक फंक्शन ये होता है कि कार्ड के या डॉफर से मिलने वाली वेब को छोटी छोटी मुख्तलिफ वेब्स में डिवाइड कर दे, क्योंकि कार्ड का जो डॉफर है उसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है और जो वेब हमें मिलती है वो जितनी विड्थ कार्ड की है, अगर 1.5 मीटर या जितनी भी उसकी विड्थ है, तो उस विड्थ के अक्रॉस जो उसके विड्थ के बराबर जो वेब की विड्थ है उसको हम छोटी छोटी विड्थ में या छोटी छोटी वेब्स में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि उन सब से स्लबिंग या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाई जा सके। अब ये यहाँ से वेब आ रही है, जो कार्ड से वेब आ रही है, इस वेब को इन टेप्स के ज़रिए से मुख्तलफ छोटी छोटी वेब्स में डिवाइड कर लिया जाता है और हर वेब फिर जो डिवाइड होती है उससे एक स्लबिंग बना ली जाती है। और ये एक वेब को कितनी नंबर ऑफ छोटी छोटी वेब्स में डिवाइड करना है ये डिपेंड करता है कि हमें फाइनल यान का काउंट क्या चाहिए। फाइनल काउंट के लिए वेब को ज़्यादा उसकी डिवाइड कर लेंगे और कोर्सर काउंट के लिए कम करेंगे। इसके बाद जो वेब्स यहाँ पे डिवाइड की हैं उन वेब्स को हम आगे जाके रेसिप्रोकेटिंग रबिंग एप्रन्स होते हैं, इन एप्रन्स में से गुजारते हैं और एप्रन में से गुजरने के बाद जो वेब हमने डिवाइड की होती हैं वो स्लबिंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो आगे जाके वाइंडिंग सेक्शन को चली जाती हैं। और वाइंडिंग सेक्शन में स्लबिंग बनने के बाद इन स्लबिंग्स को डायरेक्ट रिंग फ्रेम के ऊपर ले जाते हैं और यान जो है स्लबिंग से डायरेक्टली फिर प्रोड्यूस होता है। अब टेप कंडेंसर से डिवाइड होने के बाद एक वेब जो मल्टीपल वेब्स में डिवाइड होती है, इन वेब्स को जो रबिंग एप्रन्स होते हैं, जो आगे एप्रन्स हमें नज़र आ रहे हैं, वो इनको वेब की बजाय रोपिंग में कन्वर्ट कर देते हैं और ये रोपिंग्स स्लबिंग की फॉर्म में स्पूल के ऊपर बाउंड हो जाती हैं। तो इस सारी की सारी असेंबली को, जिसमें ये जो वेब डिवाइड हो रही है टेप्स के ज़रिए से और आगे एप्रन्स में से गुजरने के बाद रोपिंग में कन्वर्ट हो रही है, इस सारी असेंबली को टेप कंडेंसर कहते हैं। इसके बाद जो स्लबिंग हमें मिली है वो डायरेक्टली उसको हम रिंग फ्रेम के ऊपर ले जाते हैं और रिंग फ्रेम के ऊपर ले जाकर उस स्लबिंग से हम यान में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे वुलन स्पिनिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले रिंग में ये डिफरेंस है कि रिंग फ्रेम के ऊपर जो दो ड्राफ्टिंग रोलर्स, पेयर ऑफ ड्राफ्टिंग रोलर्स होते हैं, उनके दरमियान एक फॉल्स ट्विस्ट की डिवाइस यूज़ होती है। और इसका मकसद ये होता है चूँकि दोनों पेयर ऑफ रोलर्स में लॉन्गर फाइबर होने की वजह से चूँकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो इस डिस्टेंस में चूँकि ड्राफ्ट भी उस लेवल का आना है कि जिसके बाद फाइनल यान बन जाना है, तो नंबर ऑफ़ फाइबर्स यहाँ पे काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इस रीजन में क्योंकि लॉन्गर डिस्टेंस है, तो इस रीजन में फाइबर्स को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा फॉल्स ट्विस्ट दिया जाता है। फॉल्स ट्विस्ट का मतलब ये है ऐसा ट्विस्ट जो एक रीजन में हम इंट्रोड्यूस करवाएं तो उस रीजन से आगे निकलते ही वो ख़त्म हो जाए। तो इस रीजन में ये इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक फॉल्स ट्विस्ट ये वाली डिवाइस इंट्रोड्यूस करती है। इससे ये होता है कि इस रीजन में ट्विस्ट आ जाता है और ट्विस्ट के आने से जो फाइबर, जो बड़ा डेलिकेट सा फाइबर स्ट्रैंड इधर मौजूद होता है, उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से इस ड्राफ्टिंग जोन में उसको सपोर्ट मिलती है। अब यहाँ से फ्रंट रोलर या डिलीवरी रोलर से निकलने के बाद आगे वैसे ही रिंग स्पिनिंग के ऊपर यान जो है ये यान पास करता है ट्रैवलर में से, रिंग में से रिंग और ट्रैवलर कॉम्बिनेशन में से पास करने के बाद बॉबन के ऊपर वाइंड कर लिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट है वो ऑटोकोन का है। इसका भी एग्जैक्ट वही फंक्शन है जो हम कॉटन के स्पिनिंग के मामले में हमने देखा था कि जो छोटी छोटी बॉबन्स होती हैं उनका बिगर पैकेज बना दिया जाता है और इस दौरान में वाइंडिंग के दौरान एक यान क्लियरिंग डिवाइस होती है जो कि यान में मौजूद फॉल्ट्स को रिमूव करती है। और स्प्लाइसिंग का यूनिट होता है जो कि जब फॉल्ट रिमूव होता है या जब एक बॉबन ख़त्म होती है तो दूसरी बॉबन चेंज होती है, तो स्प्लाइसिंग करता है। तो ये तो था हमारा वूल यान मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन।
वीडियोस देखते हैं जिससे इन प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग ईजी हो। तो सबसे पहले वूल शीयरिंग आती है। वूल शीयरिंग में जो कि हम शीप से वूल लेते हैं तो इसके 3 तरीके होते हैं। एक तो हम शीप से मैनुअली वूल ले सकते हैं, दूसरा हम रोबोट के ज़रिए से शीप की शीयरिंग कर सकते हैं और वूल को हार्वेस्ट कर सकते हैं, और तीसरा बायोलॉजिकल तरीके से कि शीप को इंजेक्शन लगा के भी हम वूल ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है कि मैनुअली शीप से वूल को लेना, तो इसमें जो वर्कर है वो मैनुअली शीप को पकड़ के शीप की जो वूल है उसको शेयर करता है। ये मैनुअल शेयरिंग हो रही है कि शीप को ग्रिप करके उसकी मशीन के ज़रिए से जो वर्कर है वो मैनुअली उसकी जो वूल है वो शेयर कर लेता है। ये बड़े स्किल्ड वर्कर होते हैं जिन इलाकों में होते हैं, जिन कंट्रीज़ में ये बिज़नेस ज़्यादा चलता है, वहाँ पे इस तरह के जो कारीगर हैं वो बड़े स्विफ्टली ये काम करते हैं। यहाँ से वूल लेने के बाद वूल की ग्रेडिंग वगैरह की जाती है। ये था वूल की शीयरिंग का मैनुअल तरीका। इसके बाद वूल की शीयरिंग का रोबोट तरीका है, और रोबोटिक मेथड में एक रोबोट जो है वो शीप की शीयरिंग करता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि शीप को इस तरीके से ग्रिप किया जाता है, टाइट किया जाता है एक शिकंजे में, और उसके बाद एक रोबोट आर्म जो है उसकी शेयरिंग करता है। ये मेथड जिसमें रोबोट शेयरिंग करता है ये इतना शीप फ्रेंडली नहीं है। शीप इसमें इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। इसमें आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे जब तक इसकी मुकम्मल वूल शेयरिंग नहीं हो जाती, शीप इस कंडीशन में रहती है। और इस तरीके से जो रोबोट है वो चारों तरफ से जो शीप है उसकी वूल को शेयर करता है। ये रोबोट आर्म है, इसके आगे मशीन लगी हुई है। और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वूल शीप की शेयरिंग हो जाती है। ये शेयरिंग जब तक होती रहती है शीप इसी कंडीशन में रहती है, और शेयरिंग मुकम्मल हो जाने के बाद शीप को रिलीज़ कर दिया जाता है। तो यह है रोबोट के ज़रिए से। अब ये इसकी शेयरिंग मुकम्मल हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेच्ड है शीप। तो ये इतना ज़्यादा शीप इसमें कंफर्टेबल नहीं होती। एक तीसरा तरीका जो वूल की शेयरिंग का है उसको बायोलॉजिकल शेयरिंग कहते हैं। बायोलॉजिकल शेयरिंग में ये होता है कि वूल को एक इंजेक्शन लगाया जाता है उसकी स्किन के अंदर, जो कि वो इंजेक्शन स्लोली वूल की स्किन के ऊपर से, जो शीप की स्किन के ऊपर से जो वूल है उसको सेपरेट कर देता है, और तकरीबन 4, 5 या 6 हफ्तों के बाद वूल जो है वो हाथ से बगैर किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट के आसानी से वूल के शीप के जिस्म से वूल शेयर कर ली जाती है। इसमें आप देख सकते हैं कि शीप को इस तरीके से, ये इंजेक्शन है जो इसकी स्किन में लगेगा, ये इंजेक्शन लग रहा है। इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी वूल को प्रिजर्व करने के लिए ये एक नेट सा है जो शीप के ऊपर लगा देते हैं, और कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, कुछ वीक्स के बाद जो वूल है उसकी जो शीप है उसकी वूल बगैर किसी मैकेनिकल शेयरिंग के हार्वेस्ट कर ली जाती है। जैसे अभी यहाँ से शीप को निकाला जाएगा, अब इसकी वूल को शेयर किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हाथ के ज़रिए से पूरी की पूरी जो फ्लीस है वूल की उसको निकाल लिया गया है, और जो शीप है वो, अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अगर देखें तो जो शीप की बॉडी है उसके ऊपर किसी किस्म का मशीन के ज़रिए से कोई वूल भी नहीं है, और क्योंकि इसको कुछ टाइम गुजर चुका होता है तो नीचे से जो फ्रेश वूल है वो भी आना शुरू हो जाती है। तो जो सर्द इलाके होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा फ्रेंडली मेथड है कि बिल्कुल शेयर करने से जब उसकी वूल को फ्लीस को उतारा जाता है तो उसके बाद एक फ्रेश जो वूल है वो नीचे से आना शुरू हो चुकी होती है। तो ये वाला जो मेथड है वो ज़्यादा शीप फ्रेंडली है। इसमें शीप जो है वो कंफर्ट में रहती है। तो इसको बायोलॉजिकल कहते हैं कि इंजेक्शन लगाने के बाद
जो फ्लीस है वो बगैर किसी मैकेनिकल एक्शन के उतार ली जाए। अब जो हमारा वूलन स्पिनिंग का रूट है वो इस वीडियो में दिखाया गया है कि रॉ वूल प्रोसेसिंग के लिए जब आती है तो फाइबर्स की को हम डाई भी कर सकते हैं इससे पहले कि उसका यान बनाया जाए। वूल के फाइबर को यान बनाने से पहले डाई कर लिया जाता है और डाई करने के बाद उसकी प्रॉपर बेल बनाने के बाद बेल जब ओपन होती है तो उसकी ब्लेंडिंग की जाती है। ब्लेंडिंग के बाद ये कार्डिंग की स्टेज है कि कार्ड को फीड किया जाता है। ये कार्डिंग की फीड है कि वूलन स्पिनिंग में जो कार्ड है उसकी डायग्राम उसकी ये वीडियो है। तो जैसा कि हमने स्टडी किया कि इसमें एक वर्कर और स्ट्रिपर का पेयर होता है जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पे हमें वर्कर और स्ट्रिपर पेयर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि ये वर्कर है और ये इसके साथ स्ट्रिपर रोलर का पेयर है और पूरे सिलेंडर की सरफेस के ऊपर ये सीरीज़ में मौजूद हैं। तो कॉटन कार्डिंग के मामले में जो कार्डिंग एक्शन सिलेंडर और फ्लैट्स के दरमियान होता है वो यहाँ पे ये वर्कर और स्ट्रिपर पेयर और सिलेंडर की दरमियान होता है। फिर पहले कार्ड के बाद जो हमें वेब मिलती है उस वेब को नेक्स्ट कार्डिंग यूनिट को, जिसको हम कार्डर कहते हैं, ये पहला यूनिट स्क्रिबलर कहलाता है और यहाँ से जो हमें वेब मिलती है ऑफर से को यहाँ पे उसकी क्रॉस लैपिंग की जाती है। क्रॉस लैपिंग इसकी क्रॉस डायरेक्शन में वेरिएशन को कम करने के लिए जो लैपिंग की जाती है उसको क्रॉस लैपिंग कहते हैं और वो इस क्रॉस लैपिंग के ज़रिए से जो लैब बनती है इस लैब को नेक्स्ट कार्डिंग यूनिट, इसको कार्डर कहते हैं वूलन स्पिनिंग में, उसको फीड कर दिया जाता है। और नेक्स्ट जो कार्डिंग यूनिट होता है इसमें अगेन पेयर ऑफ वर्कर और स्ट्रिपर रोलर होते हैं और इसकी जो आउटपुट होती है जो डॉफर से वेब मिलती है उस वेब को एक सीरीज़ ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर जो स्ट्रिप होती है उसको राउंड करके उसकी इस तरीके से एक रोविंग या टाइप उसका पैकेज बना लिया जाता है जिसको स्लबिंग्स कहते हैं। तो ये कार्ड की आउटपुट है फिनिशर कार्ड की, या जिसको वूलन स्पिनिंग में कार्डर कहते हैं। तो उसकी इस तरीके से मल्टीपल स्लबिंग्स बनती हैं और ये जो स्लबिंग्स हैं ये डायरेक्टली फिर हम रिंग फ्रेम के ऊपर ले जाकर इससे यान बना लेते हैं। तो कार्ड की जो आउटपुट है जो ये नज़र आ रही है इसी को हम रिंग फ्रेम के ऊपर ले जाकर इससे यान बना लेते हैं। तो ये वूलन का जो रूट है वो बहुत ही शॉर्टर रूट है। तो ये हमें ये यहाँ पे मल्टीपल जो डॉफर्स हैं उसकी आउटपुट नज़र आ रही है कि ये मल्टीपल डॉफर से मिलने वाली हमें एक ये आउटपुट है, एक इससे ऊपर। तो मल्टीपल डॉफर से मल्टीपल हमें स्लबिंग्स मिल सकती हैं और ये स्लबिंग्स हम नेक्स्ट ले जाके आगे रिंग फ्रेम के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। अब ये रिंग फ्रेम की करील के ऊपर, ये रिंग फ्रेम की करील है जो कार्ड से हमें स्लबिंग्स के रोल मिले हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं इसको रिंग फ्रेम की ये करील है इसमें इंस्टॉल किया गया है और यहाँ से हर स्लबिंग से जो रूफिंग है वो आएगी और ड्राफ्टिंग सिस्टम से होते हुए उसका यान बन जाएगा जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे स्लबिंग की ड्राफ्टिंग के बाद रिंग स्पिनिंग हो रही है। ये रिंग रेल है जिसके ऊपर रिंग और ट्रैवलर का कॉम्बिनेशन है। ये यान गाइड है। उसके बाद बाइंडिंग होती है और बाइंडिंग जैसे हमने पहले कॉटन के केस में भी डिस्कस किया था कि जो छोटे बॉबिन्स होते हैं जो रिंग फ्रेम से मिलते हैं उनको बाइंड करके उनसे एक बड़ा पैकेज बनाया जाता है। यान क्लीनिंग भी की जाती है, पार्ट्स वगैरह रिमूव किए जाते हैं और यहाँ पे ग्रूव्ड ड्रम एक बिगर पैकेज बनाता है। और फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट प्रोसेस जो कि वार्पिंग का प्रोसेस है, वहाँ जाके बड़े पैकेजेस को इससे वार्पिंग कर ली जाती है। फिर फैब्रिक मैन्युफैक्चर का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारा वर्स्टेड स्पिनिंग का रूट आता है और वर्स्टेड स्पिनिंग के रूट में देखा था कि वो तकरीबन कॉटन स्पिनिंग सिस्टम इक्विवेलेंट है, उससे मिलता जुलता है। इसमें ड्रा फ्रेम भी होता है, रोविंग भी होती है। ये रोविंग है, रोविंग फ्रेम के ऊपर रोविंग बन रही है, फिर यही रोविंग रिंग पर जाकर लगाई जाती है और इससे यान बनता है।
इसमें तकरीबन वो सारे प्रोसेसेस होते हैं जो कॉटन यार्न बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं। ये एक और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो यहाँ पे वीडियो में नज़र आ रहा है। ये इससे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनती हैं जो नेक्स्ट प्रोसेस में इस्तेमाल होती हैं। ये ड्रा फ्रेम के ऊपर बनने वाला स्लाइवर है। ड्रा फ्रेम के ऊपर जो स्लाइवर बनता है, समटाइम्स उसको ये यहाँ पे जो नज़र आ रहा है बंडल, ये ड्रा फ्रेम के स्लाइवर को एक्चुअली कैन से निकाल के तो उसको इस तरीके से पैकेज बना के शिप कर दिया जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो आपको स्लाइवर ड्रा फ्रेम के नज़र आते हैं, ये बंडल बना के शिप किए जाने के, इसकी रीज़न ये होती है कि जो वर्स्टेड स्पिनिंग रूट है वो काफ़ी लेंथी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो स्लाइवर जो कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो एक इंडस्ट्री में बन रही होती है और जो इससे नेक्स्ट आगे के प्रोसेस हैं यानी कि स्पिनिंग का जो प्रोसेस होता है वो एक और इंडस्ट्री में हो रहा होता है। तो जिस इंडस्ट्री में सिर्फ स्लाइवर तक बनने तक का अमल हो रहा होता है, उसमें स्लाइवर बनने के बाद इस तरह का टॉप आते हैं, तो टॉप बना के इसको नेक्स्ट इंडस्ट्री में शिप कर दिया जाता है यहाँ पे इसकी स्पिनिंग हो। तो इस तरीके से फिर जो स्लाइवर है वो अलहदा से बना के उसको टॉप बना के उसको उसका पैकेज बना के उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है। अब चूंकि इसमें रोविंग भी बनती है तो ड्रा फ्रेम के स्लाइडर से ये रोविंग फ्रेम है जो कि रोविंग बना रहा है। ये रोविंग फ्रेम है और ये रोविंग का पैकेज मुकम्मल हो गया है, बिल्ड हो गया। ये रोविंग का क्रॉस बाउंड पैकेज है। मुकम्मल होने के बाद ये उसको डॉफ हो रहा है। उसके बाद डॉफिंग के बाद न्यू जो बॉबन्स हैं, एम्प्टी पैकेजेस हैं, ट्यूब्स हैं, वो फीड की जाएंगी और न्यू रोविंग फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गाइड बार है जो ट्रैवर्स करके इस प्लास्टिक के पैकेज के ऊपर क्रॉस बाउंड करती है इस रोविंग को। अब ये जो रोविंग है ये नेक्स्ट रिंग फ्रेम के ऊपर नहीं है और रिंग फ्रेम के ऊपर जाके इस रोविंग से यार्न बना लिया जाना है। ये रिंग फ्रेम की क्रील एरिया में वो सारी रोविंग इंस्टॉल करके रिंग का जो ड्राफ्टिंग सिस्टम है उसमें से गुजरेंगी। और रिंग का ड्राफ्टिंग में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ये एप्रन लगा हुआ है। ये डबल एप्रन सिस्टम है, 3 ड्राफ्टिंग सिस्टम हमें नज़र आ रहा है और इसमें भी वैसी ही बॉबिन बनती नज़र आ रही हैं जैसे हमने कॉटन यार्न स्पिनिंग के केस में देखा था, कॉटन रिंग स्पिनिंग के केस में जो हमने देखा था। इसमें भी ये बैलून फॉर्मेशन होती हुई भी नज़र आ रही है जो यहाँ से लेके यार्न गाइड तक बनती है। ये एप्रन लगे हुए हैं ड्राफ्टिंग सिस्टम में। इस तरीके से जो वर्स्टर यार्न है वो रिंग फ्रेम के ऊपर बनता है। यार्न जो वर्स्टर यार्न होता है क्योंकि वो ज़्यादातर प्लाइट फॉर्म में भी इस्तेमाल हो रहा होता है, यानी कि उसकी डबलिंग की ज़रूरत होती है। तो रिंग के बाद या वाइंडिंग के बाद यार्न को डबल करके ट्विस्ट भी डबलिंग और उसकी ट्विस्टिंग भी की जाती है ताकि जो नेक्स्ट प्रोसेस हैं जिसमें वो प्लाइड या फोल्डेड यार्न इस्तेमाल होना है उसमें इस्तेमाल हो सके। तो ये तो था हमारा वूलन और वर्स्टर्ड यार्न का स्पिनिंग के रूट्स, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से वूल की शीरिंग से लेके वूलन रूट और वर्स्टर्ड रूट के ज़रिए से जो यार्न बनता है वो किस तरीके से बनता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसमें हम ज्यूट यार्न मैन्युफैक्चरिंग का इंट्रोडक्शन लेंगे और देखेंगे कि ज्यूट यार्न मैन्युफैक्चरिंग का जो सिस्टम है वो कितना रिजेंबल करता है कॉटन के साथ और कितना डिफरेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्यूट स्पिनिंग को डिस्कस करेंगे।